हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो इस वीडियो में हम लोग बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि ओनर्स ऑफ प्रूफ के बारे में बात करेंगे। तो इसमें काफ़ी सेक्शंस हैं। हम लोग स्टार्टिंग के 4 सेक्शंस डील कर रहे हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में 101 से लेकर 104 तक था, जिसमें हमने बर्डन ऑफ प्रूफ, ओनर्स ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, कुछ ये चीज़ें पढ़ी थी। यही पीएससी में हमारा सेक्शन 104 से लेकर 107 तक है। तो इसमें एक केस के साथ स्टार्ट करूंगी। केस का नाम है वुलमिंगटन वर्सेस डीपीपी, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अच्छा, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो है उसे प्रूफ करने का भार किसके ऊपर होता है, किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। कोर्ट में कोई भी चीज़ जब हम लोग ले जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे उस चीज़ का हमें प्रूफ करना पड़ता है ना। तो ये किसके ऊपर ये बर्डन रहता है, उसके बारे में बेसिकली हम लोग डील करने जा रहे हैं। तो ये जो हमारा केस था वुलमिंगटन वर्सेस डीपीपी, ये था हमारा 1935 का केस। इस केस में एक बात साफ कह दी गई थी कि जो अक्यूज्ड है उसका गिल्ट प्रूफ करने का भार जो है वो किसके ऊपर है, वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। ठीक है, हमारा जो प्रिंसिपल है कि जो अक्यूज्ड है हम उसे क्या मान के चलते हैं, क्या प्रिज्यूम करके चलते हैं, अक्यूज्ड है हम उसे इनोसेंट प्रिज्यूम करके चलते हैं अंटिल प्रूवन गिल्टी। ठीक है, इस वजह से ये जो भार है वो अक्यूज्ड के ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कोर्ट है वो तो मान ही रही है कि जो अक्यूज्ड है वो तो इनोसेंट है ना। प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि अक्यूज ने ही ये काम किया है, मतलब प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि इसी ने मर्डर किया है। तो प्रूफ कौन करेगा? प्रोसिक्यूशन ही प्रूफ करेगा ना, क्योंकि जो कोर्ट है वो तो मान के चल रहे ए जो है एकदम मतलब इनोसेंट है। समझ आई बात? तो कौन प्रूफ करता है? वो जो कि कोर्ट जा रहा है। तो यहाँ पे कौन कोर्ट जा रहा है? प्रोसिक्यूशन। इज इट क्लियर? अब देखो अब क्या होता है, अब आपको बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनर्स ऑफ प्रूफ समझने के लिए थोड़ा सा साथ में आपको और अच्छे से समझ आएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ वो चीज़ होती है जो कि फिक्स्ड रहती है, ये थ्रू आउट फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, इसे बेसिकली हम लोग फैक्टम प्रोबेंस भी बोलते हैं। ठीक है, और जो ओनर्स ऑफ प्रूफ होता है ये क्या होता है? शिफ्ट होता रहता है, जिसे फैक्टम प्रोबेंडाई भी बोलते हैं। ये स्टैटिक नहीं रहता है। इनमें डिफरेंस क्या होता है? अब क्या होता है, एक सिचुएशन लो। सिचुएशन ये है कि ए ने बी का मर्डर किया। अब ए के ऊपर केस फाइल होता है। तो जो अब केस कौन फाइल करता है? बी का कोई रिप्रेजेंटेटिव फाइल करता है। ठीक है, सी फाइल करता है। तो ए और सी के बीच में केस चल रहा है। अब सी ये प्रूफ करेगा कि ए ने मर्डर किया है ना। तो ये तो मेन चीज हो गई, ये हो गया बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या हो गया कि ए ने मतलब मेन चीज क्या प्रूफ करनी है, कि प्रिंसिपल चीज क्या प्रूफ करनी है। प्रिंसिपल चीज हमें ये प्रूफ करनी है कि ए ने ही बी का मर्डर किया है, ये प्रिंसिपल चीज है। लेकिन जब ये चीज प्रूव हो रही होगी उस दौरान बहुत सारी चीजें हुई होंगी, मतलब मर्डर के दौरान काफी चीजें हुई होंगी। हम सीधा मर्डर तो नहीं प्रूफ कर पाएंगे ना, बहुत सारी चीजों का सहारा लेंगे कि क्या तुम इतनी बजे अपने घर से बाहर निकले थे तो क्या तुम्हारे पास कोई वेपन था, तुम्हारी लास्ट कब बी से बात हुई थी, क्या बी से तुम्हारे रिलेशंस कैसे थे, क्या तुम्हारे पास बी का कोई कर्जा था, कोई उधारी थी, है ना। तो ये सारी चीजें। तो अब क्या होगा, ये शिफ्ट होता रहता है ना, ये फिक्स नहीं रहेगा क्योंकि प्रिंसिपल चीज नहीं है जिसे प्रूफ करना है, ये शिफ्ट होता रहेगा। सपोज सी ने ये बोल दिया कि ए के पास बी की उधारी थी तो ए ने मार दिया, है ना। तो अब ए कहेगा नहीं मेरी कोई उधारी नहीं थी। अब ये क्या होगा? ओनर्स ऑफ प्रूफ। ओनर्स ऑफ प्रूफ क्या होता रहता है? शिफ्ट होता रहता है। इज इट क्लियर? लेकिन सपोज किसी को कोई चीज़ बीच में प्रूफ करनी है ना, जैसे हमने हमारा जो मेन प्रिंसिपल चीज़ प्रूफ करना है वो ये है कि ए ने मर्डर किया है। लेकिन अब ए कहता है कि वो तो पागल था जिस टाइम उसने ये किया, इंसेनिटी का वो डिफेंस लेना चाह रहा है। तो ये कौन प्रूफ करेगा? अब ए बोल रहा है तो ए ही प्रूफ करेगा ना, वैसे सी थोड़ी प्रूफ करेगा, है ना। तो इसका बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो सी के ऊपर नहीं है। ए बोल रहा है ना तो ए प्रूफ करे। क्लियर? अब देखो ये तो था मतलब ऊपर ऊपर से थोड़ा समझना, लेकिन आंसर राइटिंग भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो ये कुछ केस लॉज हैं, ये 4 केस लॉज हैं, जैसे अब्दुल्ला मोहम्मद वर्सेस स्टेट, राघवम्मा का केस, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस वासुदेव रामचंद्र, अनिल ऋषि वर्सेस गुरबख्श सिंह। तो ये जो कुछ केसेस हैं जहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनर्स ऑफ प्रूफ के बारे में बोला गया, ये सब आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, है ना। तभी मैंने आपके लिए केस निकाल रखे हैं। तो ये क्या कहता है, बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनर्स ऑफ प्रूफ। इन्होंने बताया कि जो हम लोग बर्डन ऑफ प्रूफ को देखें ना तो उसको 2 मतलब दे सकते हैं हम लोग। पहला मतलब क्या है
एज ए मैटर ऑफ लॉ एंड प्लीडिंग, ठीक है, और दूसरा एज ए मैटर ऑफ लॉ एंड प्लीडिंग और दूसरा एज ए मैटर ऑफ अड्यूसिंग एविडेंस। तो दो तरीके से हम लोग बर्डन ऑफ प्रूफ को देखते हैं, एज ए मैटर ऑफ लॉ एंड प्लीडिंग और दूसरा एज ए मैटर ऑफ अड्यूसिंग एविडेंस। तो जब भी लॉ एंड प्लीडिंग की बात कर रहा है तो ये बात कर रहे हैं हमारे सेक्शन 104 और जो कि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट में 101 था, मतलब ये बात कर रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ की। और ये जो बात कर रहा है बर्डन ऑफ ए प्रूफ एज ए मैटर ऑफ अड्यूसिंग एविडेंस, तो ये किसकी बात कर रहा है, सेक्शन 105 यानी कि सेक्शन 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये किसकी बात करता है, ओनर्स ऑफ प्रूफ। तो चलो मैं आपके लिए ना सेक्शंस रीड करती हूँ, आप भी प्लीज़ अपना बेरक ले लो और इसे रीड करते हुए चलो, है ना, और साथ में नोट्स बनाते हुए चलो। तो सबसे पहले हमारा जो सेक्शन 104 इंडियन एविडेंस एक्ट का 101 जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात करता है। अब मैं ये पढ़ने से पहले मैं इलस्ट्रेशन पढ़ूंगी तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। इलस्ट्रेशन ए क्या कहता है, ए डिजायर्स अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश्ड फॉर अ क्राइम which A says B has committed. A must prove that B has committed the crime. तो A चाहता है कि जो कोर्ट है वो B को पनिशमेंट दे किसी क्राइम के लिए जो कि B ने कमिट किया है। तो यहाँ पे A कह रहा है ना कि B ने क्राइम कमिट किया, तो प्रूफ कौन करेगा, A ही प्रूफ करेगा। समझ आए? इलस्ट्रेशन B देखो, जब इलस्ट्रेशन समझ आ जाएगा ना फिर हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन। A desires a court to give judgment that he is entitled to certain land in the possession of B. By reason of facts which he asserts and which B denies to be true, A must prove the existence of those facts. तो A चाहता है कि A की कुछ ज़मीन है वो B के पास है, तो A चाहता है ना कि कोर्ट जजमेंट दे दे कि ये जो ज़मीन है B के पास वो A की है। तो इसके लिए प्रूफ कौन करेगा, A प्रूफ करेगा, है ना, एज सिंपल एज दैट। चलो एक बारी अब हम लोग सेक्शन रीड करते हैं। Whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability, ठीक है, क्या लिखा है, legal right or liability dependent on the existence of fact which he asserts must prove that those fact exist। मतलब जिस फैक्ट के दम पे बात बोल रहा है ना, कि कोर्ट उसके फेवर में जजमेंट दे दे उसके किसी लीगल राइट को लेके, लाइबिलिटी को लेके, तो वो उसे प्रूफ करना होगा। And when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person। और अगर वो bound है उसे प्रूफ करने के लिए, अगर वो गया है कोर्ट में तो obviously he is bound to prove। तो अगर वो bound है तो ये कहा जाएगा कि burden of proof उसके ऊपर है। I hope it is clear, ठीक है, ओके। अब आता है सेक्शन 105 जो कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या था, सेक्शन 102, ठीक है, ये बात करता है ओनर्स ऑफ प्रूफ की, ठीक है, ओके। सो लेट्स रीड इट। द बर्डन ऑफ प्रूफ इन ए सूट अ प्रोसीडिंग लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन ऑन ईदर साइड। क्या कहने का मतलब है, इलस्ट्रेशन देखें, है ना, फिर आपको समझ आएगा। इलस्ट्रेशन ए, A sues B for land of which B is in possession and which, as A asserts, was left to A by the will of C, B's father. If no evidence were given on the either side, B would be entitled to retain his possession. Therefore, the burden of proof is on A. तो यहाँ पे क्या है इस इलस्ट्रेशन में, कुछ नहीं, बहुत आसान है। A जो है वो B को सू करता है, वो बोलता है कि B के पास से जो लैंड है ना ये मेरा है। वो ऐसा क्यों कहता है, वो कहता है मेरे को, ऐसा ही इलस्ट्रेशन है, ठीक है, वो ये कहता है कि ये जो मेरे को लैंड है ये है तो B के पोजेशन में, है ना, लेकिन ये जो लैंड है मुझे B के जो पापा है ना C, उन्होंने मुझे विल में दिया था, तो ये लैंड मेरा होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर कोई भी प्रूफ नहीं देता, है ना, मान लो A भी प्रूफ नहीं देता और B भी किसी चीज़ का प्रूफ नहीं देता, तो ये लैंड किसके पास रहेगा, ये B के ही पोजेशन में रहेगा। तो यहाँ पे जो हारेगा उसे प्रूफ करना है, तो यहाँ पे कौन हारेगा, B के पास ऑलरेडी है तो B क्या हारेगा, तो यहाँ पे प्रूफ किसे करना पड़ेगा, A को। तो यहाँ पे ओनर्स ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, A के ऊपर है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ओनर्स ऑफ प्रूफ क्या होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। अब जैसे चलो ये बात उसने प्रूफ कर दी कि जो A ने, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, A ने बात प्रूफ कर दी कि ये जो लैंड है जो B के पोजेशन में हो वो विल में मिला था उसे, ठीक है। अब क्या है, अब इसके बाद अगर कोई प्रूफ नहीं देता तो पोजेशन किसके पास चली जाएगी, A के पास चली जाएगी। लेकिन अब B कहता है
कि ये जो है, ये विल जो है ये वैलिड विल नहीं है, इसमें कुछ फ्लॉज हैं, है ना, और ये इस बात का प्रूफ कर देता है। अब इसके आगे कोई फर्दर प्रूफ नहीं देता तो किसके पोजीशन में रहेगा, बी के पोजीशन में। तो कौन हारेगा, ए हारेगा। तो ओनर्स ऑफ प्रूफ यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एविडेंस है मतलब ये क्या हो रहा है, ये जो प्रूफ करने का बर्डन है क्या हो रहा है, शिफ्ट होता जा रहा है। तो ये क्या है, ओनर्स ऑफ प्रूफ। इज इट क्लियर? ठीक है, और इसका इलस्ट्रेशन बी भी ऐसा सही है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 103 यानी कि हमारे बीएसए की सेक्शन 106 की। यहाँ पे प्ली ऑफ एलईबी का भी थोड़ा सा जिक्र है। बेसिकली ये कहते हैं ना कि अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है जो कि मैं कोर्ट में बोल रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि कोर्ट मेरी बात माने, तो मेरे ऊपर इसका बर्डन रहेगा उसे प्रूफ करने का। अनलेस एंड अनटिल लॉ में लिखा है कि किसी और को प्रूफ करना है तब तो कोई और ही प्रूफ करेगा, लेकिन अगर लॉ में नहीं लिखा, मैं कुछ बोल रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि कोर्ट उसे माने, तो इसको प्रूफ भी तो मैं ही करूँगी ना, कोई और क्यों करेगा। जैसे प्ली ऑफ एलईबी, जैसे मैं बोल रही हूँ कि सपोज कोई क्राइम हुआ उस दिन, ठीक है, तो क्राइम हुआ है ए और बी, तो बी का मर्डर मतलब ए के ऊपर एलिगेशन है उसने बी का मर्डर किया, लेकिन ए कह रहा है कि ये जो मर्डर है ये हुआ था दिल्ली में, है ना, जिस तारीख को हुआ था, मैं तो लंदन में था। प्ली ऑफ एलईबी मतलब क्या होता है, तो जो पहली बार अगर ये सुन रहे हैं तो प्ली ऑफ एलईबी मतलब एल्सवेयर, प्ली ऑफ एल्सवेयर मतलब आप ये प्रूफ कर दो कि जिस दिन ऑफेंस हुआ था, मतलब जिस दिन ये क्राइम हुआ था, मैं उस जगह पे था ही नहीं, है ना। जैसे वो दृश्यम वाली मूवी देखी है, वो पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है ना। तो जैसे अजय देवगन वो 2 तारीख को पणजी गए थे और सत्संग सुन रहे थे, इतना तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो क्या था, वो लोग किस चीज़ का मतलब डिफेंस ले रहे थे, वो प्ली ऑफ एलईबी का ही डिफेंस ले रहे थे। तो बोल रहे कि मैं तो लंदन में था, है ना। तो अगर ए ये बात बोल रहा है कि मैं लंदन में था, तो इसे प्रूफ कौन करेगा, इसे प्रूफ कौन करेगा, ए ही प्रूफ करेगा ना, कोई और क्यों प्रूफ करेगा। अच्छा, मैं नॉर्मली आपको एक बात बताऊं क्या, जो अक्यूज के ऊपर जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है वो नॉर्मली क्या रहता है, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी रहता है, लेकिन वहीं पे जो प्रोसिक्यूशन रहता है उनको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना होता है। ये सब चीज़ें क्या है, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट, ये सब क्या होते हैं, प्रूफ करने के लिए किसी भी चीज़ को एक स्टैंडर्ड होता है ना। हर चीज़ को प्रूफ करने के लिए एक स्टैंडर्ड होता है कि किस स्टैंडर्ड का हमें प्रूफ चाहिए होता है। तो जो प्रोसिक्यूशन के ऊपर रहता है वो रहता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और एक होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मतलब थोड़ा हायर फॉर्म का रहता है, थोड़ा हायर स्टैंडर्ड रहता है। अब और एक होता है प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये नॉर्मली सिविल केसेस में होता है। इसमें क्या होता है कि मतलब हम सब चीज़ों को देखते हुए प्रोबेबिलिटी है कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। तो अक्यूज के ऊपर जो स्टैंडर्ड रहता है किसी चीज़ को प्रूफ करने का, वो होता है प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। जस्ट देख के ऐसा लग जाए, जो अक्यूज जो बात बोल रहा है ना उसे कोई बहुत ज़्यादा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट देख के ऐसा लग रहा है ना, डेट सफिशिएंट। लेकिन प्रोसिक्यूशन को एक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना होगा, ठीक है, मतलब कोई भी रीजनेबली प्रूडेंट मैन हो उस मतलब वो इस बारे में शक ना करे, रीजनेबली लगे कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब मोटे भाषा में बोलते ऊपर ऊपर से देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। अब मैं आपको ये बताऊंगी, ये जो स्टैंडर्ड प्रूफ है ना, ये आगे मैं आपको कवर कराऊंगी, यहाँ पे जस्ट शॉर्ट में बताया। लेकिन ये जो पर्टिकुलर केस है, अब जो मेन बात है जिसके लिए मैंने आपको पूरी कथा सुनाई है, ये जो क्या कहते हैं कि या इस पर्टिकुलर प्ली में, प्ली ऑफ एलईबी में नॉर्मली क्या होता है, एक्यूज के ऊपर कैसा स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है, प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन प्ली ऑफ एलईबी में क्या जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रहता है एक्यूज के लिए, वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट से भी ज़्यादा होता है। समझ आई मेरी बात? चलो एक बार अब रीड करते हैं सेक्शन 106। The burden of proof as to any particular fact lies on the person who wishes the court to believe in its existence. तो अगर मैं कोई बात कोर्ट में बोल रही हूँ, है ना, तो मुझे प्रूफ करना होगा ना, अगर मैं चाहती हूँ कोर्ट उस बात में माने। Unless it is provided by any law that the proof of the fact shall lie on any particular person. अगर लॉ कहता है किसी और को प्रूफ करना है, then well and good, वही प्रूफ करेगा, अदरवाइज तो मेरे ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ है, मैं कुछ कह रही हूँ तो मुझे ही प्रूफ करना होगा। चलो अब इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर थेफ्ट एंड विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट बी एडमिटेड द थेफ्ट टू सी। ए मस्ट प्रूव द एडमिशन। तो अगर वो चाहता है, मतलब कोई भी अगर चाहता है कोर्ट उसकी बात माने, तो उसका प्रूफ वही देगा।
अच्छा, अब ये जो इलस्ट्रेशन है ये प्ली ऑफ एलिबी का इलस्ट्रेशन है। बी विशेज द कोर्ट टू बिलीव डैट एट द टाइम इन क्वेश्चन ही वॉज एल्सवेयर, ही मस्ट प्रूव इट। तो ये क्या है, ये प्ली ऑफ एलिबी की बात कर रहा है। इज इट क्लियर? अब आते हैं हम लोग सेक्शन 107 जो कि हमारा 104 होता है इंडियन एविडेंस एक्ट का। ये सेक्शन में कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है, ये सेक्शन में छोटा सा स्वीट सा है। ये सेक्शन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सपोज क्या कहते हैं कि आपको किसी चीज़ का एविडेंस देना है और वो एविडेंस जो है वो किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट है, तो वो भी आप ही को प्रूफ करना होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी, अब भी बस इस लाइन को सुनो। अगर आप किसी चीज़ का एविडेंस दे रहे हो और वो किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट है, अगर वो किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट है तो वो भी आप ही को प्रूफ करना होगा। जैसे एग्जांपल देती हूँ, अगर सपोज कोई ए जो है, इलस्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन ए विशेस टू प्रूव अ डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी, ए मस्ट प्रूव बीज डेथ। तो ए कहता है कि प्रूफ करना चाहता है कि बी का डाइंग डिक्लेरेशन है। अब डाइंग डिक्लेरेशन प्रूफ करने के लिए इसका सबसे पहली बात तो प्रूफ कौन करेगा, ए, ठीक है, ए को प्रूफ करना है कि बी का डाइंग डिक्लेरेशन है। अब अब डाइंग डिक्लेरेशन प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि बी जो है वो मर चुका है। बी का डाइंग डिक्लेरेशन प्रूफ करने के लिए हमें पहले ये प्रूफ करना होगा कि बी मर चुका है। तो इसका भी मतलब बर्डन किसके ऊपर है प्रूफ करने के लिए कि बी मर चुका है, वो ए ही प्रूफ करेगा ना। दैट्स इट, समझ आया? तो मैं आपके लिए एक बारी रीड कर देती हूँ सेक्शन। The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence. तो अगर सपोज मैं कोई भी चीज़ प्रूफ करना चाहती हूँ और वो किसी और फैक्ट पे डिपेंडेंट है ना, कोई भी चीज़ मैं प्रूफ करना चाहती हूँ किसी और फैक्ट पर डिपेंडेंट है, तो ये जो जिस चीज़ पर डिपेंडेंट है ना, वो भी चीज़ को प्रूफ करने की जिम्मेदारी किसकी हुई, मेरी जिम्मेदारी हुई। बस थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करके लिखा गया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आई नो मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब है एंड मुझे कमेंट भी ये आया था कि फॉर द नोट्स, तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं खुद चाहती हूँ कि मैं आपको नोट्स दूँ, और अभी तो फ़िलहाल इस पर मैं आई वॉन्ट से कि इस पर भी काम चल रहा है। अभी मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं आप लोगों तक मैं एटलीस्ट वीडियोज़ बना दूँ, है ना, और बाकी इन फ्यूचर हम देखेंगे नोट्स का। अभी प्रेजेंटली यू कैन नोट इट डाउन, मतलब जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ आप उसे बेयर एक्ट में या कॉपी में लिखेंगे तो मुझे लगता है वो आपको ज़्यादा रिटेन होगा। हाँ, नोट्स इज़ लाइक पकी पकाई खीर, है ना, तो थोड़ा एफर्ट्स हमें खुद भी करना चाहिए। इन फ्यूचर आई विल ट्राई, लेकिन बेस्ट तो यही रहता है कि हम खुद सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं ना, ज़्यादा समय तक मेमोरी में रहता है। मैं आज भी ऐसे करती हूँ कि मुझे कहीं से नोट्स अवेलेबल रहते हैं ना, मैं नोट्स को कम रेफ़र करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, लेक्चर सुनती हूँ और नोट्स पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं अपना नोट्स बनाती हूँ, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा समय तक हम रिटेन कर पाते हैं। बाकी पूरी कोशिश करूँगी, बाकी जो होता है वो होता है, ठीक है। बाकी आप लोग का कोई फीडबैक है तो प्लीज़ दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।